दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज हम अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की NCERT के अंदर। चैप्टर नंबर 4 आज हमारा चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि आदिवासी, दीकू क्या होते हैं और इसी के साथ साथ एक स्वर्ण युग की जो कल्पना की गई है उसके बारे में। तो दिस चैप्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा और अगर किसी भी चीज़ में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बात है 1895 की, यानी कि 1895 की। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। कहाँ पर? तो झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक जो शक्तियाँ थी, कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और एक अनाज की छोटी सी ढेरी को वो कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकुओं का मतलब था जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोगों के लिए यहाँ पर शब्द यूज़ किया जाता है दीकुओं। तो बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है, यानी कि उसने जो बिरसा मुंडा को भेजा है भगवान ने, वो आप लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है और जो बाहरी लोग हैं उनकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा को यहाँ पर भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें ये भी यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने के लिए आया है। कौन? तो बिरसा को ऐसा मानते थे कि बिरसा जो आया है वो यहाँ पर हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए ही आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है बिरसा मुंडा है। मुंडा एक जनजातीय समूह है। ये क्या होता है? मुंडा जो है ये एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उरांव भी शामिल थे। अच्छा, आदिवासी क्या होते हैं पहले ये जानिएगा। आदिवासी वही होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और जिनका जो जैसे कि हम सब आम लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके पास, इनका सब चीज़ों का अभाव होता है इनके पास, और ये लोग अपनी ही संस्कृति, अपने ही रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और ये जंगलों में रहते हैं और वहीं पर रहना, खाना पीना इनका सब कुछ चलता है और इनका जो है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उससे भी इनका जो है इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव अब हम देखेंगे, इसमें डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत करते थे और क्या क्या यहाँ पर होता था। तो ये सभी जो है अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति जो है वो नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका जो थी उनकी वो खतरे में थी और धर्म उनका छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे भारी लोग आखिर कौन थे और उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? तो अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ये ओडिशा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं जो कि बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं, यानी कि इन्हें बाजार जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। ये उड़ीसा के डोंगरिया कंद की कबीले की महिलाएं हैं। तो पिछले साल की अगर बात करें, यानी कि 7th क्लास में आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे, यानी कि ये लोग जो है, इनमें जो सामाजिक भेद है वो भी नहीं होते, जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फ़र्क नहीं था, यानी कि इनके बीच भी आर्थिक और सामाजिक फ़र्क तो होता था, लेकिन फिर भी ये जो है इनके जो जातियों में बटे हुए नहीं होते थे, सभी एक समान होते थे। अब देखते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे।
कुछ करते थे यहाँ पर झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है, तो आइए जानते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता था, या कहा जाता है। अभी भी झूम खेती को हम घुमंतू खेती के नाम से जानते हैं। इस तरह की जो खेती है वो अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे। यानी कि जब जमीन पर धूप लानी हो तो पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटना पड़ता था, क्योंकि वो छाया कर देते थे। तो इसलिए क्या करते थे, जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली कर जमीन पर छिड़क देते थे, और इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। इसके बाद वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन पर ऊपरी सतह, जो जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। किससे, तो कुदालों से। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। यानी वे खेतों को जोतने और बीज जो थे उनको रोपने की बजाय क्या करते थे, बस खेत में उनको बखेर देते थे। उनको रोपने का काम नहीं करते थे, बस उनको बखेर देते थे। और जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे वो काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। और घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। तो घुमंतू किसान मेनली कहाँ पाए जाएंगे, तो पूर्वोत्तर वाले एरिया में, मध्य भारत की जो पर्वतीय व जंगली पट्टियाँ हैं उनमें। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर बताया गया था कि वो अपनी जो ज़मीन है उसको कई सालों के लिए परती छोड़ देते थे। तो परती का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जो ज़मीन है उसको परती कहा जाता है, ताकि जो उसकी मिट्टी है वो दोबारा से उपजाऊ हो जाए। यानी कि मिट्टी को ऐसी छोड़ देना, अपनी ज़मीन को खेती ना करके उस पर ऐसी छोड़ देना, वो क्या कहलाता था, परती कहलाता था, ताकि वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाए। साल की अगर बात करें तो ये एक पेड़ होता है। महुआ जो है ये एक फूल है जिसे खाया जाता है। यह शराब बनाने के लिए भी इस महुआ का इस्तेमाल किया जाता था। तो महुआ क्या है, ये एक फूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने के लिए भी। देखिए, अभी हमने देखा था उड़ीसा के डोंगरिया जनजाति की महिलाएं जो कि नदी पार करके कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी डोंगरिया कंध कबीले की औरतें हैं। औरतें जो है ये पंडानू के पत्ते इकट्ठा करके ले जा रही हैं और इन पत्तियों से फिर पत्तलें बनाई जाएंगी। आपने देखा होगा ना, कभी कभी बहुत, मतलब अब तो खैर कम इनका चलन हो गया। अब तो जो क्रॉकरीज वाली प्लेट होती है वो आ गई हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो पहले ही इन्हीं पत्तल से बनाया जाता था, मतलब इन्हीं पत्तों से पत्तलें बनाई जाती थी और उनमें खाना खिलाया जाता था। अब देखेंगे कुछ शिकारी और संग्राहक थे। इनमें से मतलब कुछ आदिवासी जो थे वो कुछ शिकारी हुआ करते थे और कुछ संग्राहक हुआ करते थे। तो बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के जो लोग हैं वो टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसको आपस में बांट लेते थे। यानी कि एक साथ झुंड में जाते थे और जो भी मिलता था उसको आपस में बराबर बांट लेते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का जो तेल है उसका इस्तेमाल करते थे और इलाज के लिए भी बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तो इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी वो करते थे और जंगलों से इकट्ठा की हुई चीज़ों को वो स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहा करते थे। तो खोंड समुदाय के लोग इनको कुसुम और पलाश के फूल लाकर दिया करते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से भी काम चल जाता था।
वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे, कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनमें जो आदिवासी लोग थे वो सारे के सारे ही यहाँ पर अपना बस जंगलों पर ही निर्भर थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आसपास के गाँवों में आकर काम करते थे और बोझा ढोने का काम करते थे कुछ लोग इनमें से, ठीक है। तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बेगा हो गए, बेगा और के लिए काम करने से कतराते थे। यानी कि जैसे बेगा जो समुदाय था ये औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी, यानी कि ये अपमान की बात होती थी अगर वो मजदूरी करेंगे तो, ऐसा भी यहाँ पर माना गया था इनके द्वारा। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे और व्यापारी बेचने की जो चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर वो चीज़ें अपनी बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा दे देते थे और लेकिन उसका जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो अब समझ में आया, बाहरी इनको क्या मानने लगे थे, वो बाहरी शैतान मानते थे महाजनों और व्यापारियों को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्या करते थे, कर्ज लेते, इतना ज़्यादा कर्जा उन पे हो जाता था, इतना महंगा वो उनको मनी देते थे। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके दिखाए गए हैं। कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती थी, कौन कौन से आदिवासी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सहारिया, ये यहाँ पर भील जनजाति, यहाँ पर ये वान गुजर्स, राठवा, यहाँ पर बंजारा, यहाँ देखेंगे तो गोंड, और गोंड के साथ और कौन सी है यहाँ पर, तो गोंड के साथ और भी है यहाँ पर, एक हो गई आपकी बंजारा और बैगास गोंड। बंजारा यहाँ भी मिलेगी, गोंड, बंजारा, कोया यहाँ पे मिलेगी, और इसी के साथ बेगास, मारिया और गोंडिया यहाँ पे मिलेगी छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर अगर बात की जाए भोटिया ये पाई जाएगी यहाँ पर आपकी उत्तराखंड में। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर गुड्डी, गुज्जर, वन यहाँ पर पाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में नीसी, पटानी, नागरा, खासी, जैंतिया वगैरह, रियांग ये यहाँ पर है। संथाल, मुंडा ये बिहार की साइड मिलेंगे आपको, और राव, संथाल। और यहाँ देखेंगे अगर आप उड़ीसा की साइड तो पराजा, गोंडा, कंडा, कोया, सावरा और खोंड जनजाति। तो ये सारी जनजाति यहाँ पर पाई जाती थी। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार वाले एरिया में, और यहाँ देखेंगे आप दक्षिण में तो माला, इरुलर, ये जनजाति यहाँ पर पाई जाती थी। अब देखते हैं कुछ जानवर पालते थे, यानी कुछ जो जनजातियाँ थी, कुछ जो आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे, जानवर भी पालते थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। तो कुल्लू के जो गद्दी समुदाय है उसके जो लोग हैं वो क्या हुआ करते थे, गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल जो थे वो बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त की बात की गई है। तो क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की जो काम और समय के बारे में समझदारी है वो एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी जिनका नाम था वेरियर एल्विन, इन्होंने 1930 से 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के जो बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। तो एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम के कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। तो इसमें वो क्या लिखते हैं आप देखते हैं। तो चैत्र, जो कि हिंदी का एक मंथ है चैत्र। तो चैत्र में औरतें
इकट्ठा करने और बचे कुचे ठुंडों को काटने जाती थी, यानी कि जो भी पेड़ों से बचती थी ठुंडे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, यानी कि पुरुष होते थे वो क्या करते थे, वो बड़े पेड़ों को काटते थे और बचा कुचा महिलाएं काट देती थी। और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सांगो, इमली और मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, आदि फल बीन कर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में ही काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे और इस दौरान शिकार व संग्रह, चीज़ों का जो संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि हुआ करती थी जब वो चल दिया करते थे। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी, क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो ये सारी घटना बताई गई है वहाँ की। ये आप अगर चित्र देखेंगे तो यहाँ पर ये ईंधन ले जाती हुई एक संथाल लड़की का चित्र दिखाया गया है। तो बच्चे जो हैं ये वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँ के साथ जंगल में भी जाते थे, ऐसा भी इनके द्वारा बताया गया। अच्छा, यहाँ पर जो बेवड़ शब्द का यूज़ किया गया है, तो बेवड़ क्या है, ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था शब्द, ये वो है। तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द का नाम है बेवड़। तो अब देखते हैं, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कुछ लोग तो घूम घूम के खेती करते थे, जिसे घुमंतू या झूम कृषि कहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले बहुत ही सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लग गए थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन को बटाई पर दे दिया करते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, तो ऐसा लगता था अंग्रेज़ों को। अब बात करेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया और अब देखते हैं कि ये बदलाव क्या थे, किस तरह से आदिवासियों का जीवन जो है वो इनसे बदला था। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, यानी जो आदिवासियों में जो मुखिया होते थे उनका क्या हुआ। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। तो ब्रिटिश शासन के तहत क्या होता था, अब पहले तो क्या करते थे वो लोग, उनका खुद का ही नियंत्रण होता था इलाके पर। लेकिन अब क्या होने लगा, जब से ब्रिटिश शासन के तहत ये आदिवासी आए तो आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो हैं वो काफ़ी बदलने शुरू हो गए। उन्होंने कई कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय जो शक्तियाँ थी वो छीन ली गई। यानी कि ये जो आदिवासी थे, उन्हें आदिवासियों के जो मुखिया थे
उनको कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला रहा था, वो एज इट इज़ था, लेकिन जो उनकी शासकीय शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी, वो छीन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम मानने के लिए इन्हें बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में भी रखना होता था। उनके पास जो उनके पहले जो उनके पास ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से भी लाचार हो गए थे। अगर यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र दिखाया गया है आपको। यहाँ पर एक जो वृद्ध है, ये यहाँ पर पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर है। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव इनमें मदद करता था। तो ये लट्ठों के द्वारा बनाया गया ये घर आपको इस चित्र में पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सब मिलकर इस घर को बनवाते थे। अब देखते हैं यहाँ पर घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, यानी कि जो घुमंतु थे काश्तकार उनका क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थायी जगह पर रहे, यानी कि ये लोग क्या चाहते थे कि वो स्थायी अपना निवास बना ले, रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था और अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने क्या किया, ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए और उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने साथ ही साथ ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 2 में भी देख चुके हैं। पट्टेदार और भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे। पट्टेदार क्या करते थे, ये अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो है ये सरकार को लगान देता था। तो इस तरह की इन्होंने यहाँ इनके लिए भी व्यवस्था कराई। अगर आप यहाँ पर ये चित्र देख पा रहे होंगे तो ये गुजरात के एक जंगल में खेती करती ये भील औरतें हैं और आज भील जनजाति से सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन इस टाइम गुजरात की बात की जा रही है। तो ये एक जंगल में खेती करती हुई ये दिखाई गई हैं महिलाएं। तो घुमंतू खेती ये गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, अभी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट कर साफ कर दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन, ये देखिए पेड़ों को काट कर साफ कर दिया और यहाँ पर ज़मीन भी साफ की जा रही है। तो ये गुजरात में अभी भी प्रचलित है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पट्टेदार थे वो अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाया करते थे और भूस्वामी जो थे वो सरकार को लगान देते थे। तो यह झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत तरीके से या परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बातें माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुए। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चित्र देखिए, जो चित्र दिखाया गया है, ये जो चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते हुए आदिवासी दिखाए गए हैं। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच को फर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव क्या रहे। जैसे कि आपने देखा आदिवासी जो समूहों का जीवन है वो जंगलों से जुड़ा हुआ था और अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या हुआ था, जीवन पर भारी असर पड़ा और अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था और ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार कैसे जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत सारे को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने समस्याएं पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने तो मना कर दिया
तो अब ये इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे। तो स्लीपर्स क्या होता था, स्लीपर्स ये लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी उन्हें स्लीपर कहा जाता था। तो स्लीपर इनके बन सकते थे लकड़ियों के। अब लकड़ियों के तो तब बनेंगे जब कोई लकड़ी काटेगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। तो यहाँ पर इतने मजदूरों का इंतजाम कैसे किया जाए, तो इस वजह से यहाँ पर इनको क्या करना पड़ा। फिर औपनिवेशिक अधिकारियों ने भी इसका एक हल निकाला। और वो हल क्या निकालते हैं, उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। तो जो झूम काश्तकार थे उनको जंगलों में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे गांव इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा लिए। अब देखते हैं अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। तो ये 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था और एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और उनकी लोक संस्कृति को इनकी लोक संस्कृति को जानना चाहते थे और उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें से इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ये उनकी शिकायत यहाँ पर उनकी कविता के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, मुश्किल जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचे में पटवारी और खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस दौर में इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, यानी कि पशु कर जो है वो अदा करने के लिए बेच देते हैं गाय। तो भैंस बेचते हैं जंगल के लिए, बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। तो इस तरह की यहाँ पर हालत हुआ करती थी आदिवासियों की। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित करती रहती, यानी कि वो अपने ही उन्हीं तरीकों पर चलते रहे जिन्हें वो सरकार पहले से ही क्या कर चुकी थी, गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, वो उन पर ही चलते रहे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी और 1906 में तो सोंगग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह के वो विद्रोह थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये गोदारा औरतें बुनाई करती हुई दिखाई गई हैं। गोदारा औरतें यहाँ पर बुनाई कर रही हैं। अब देखते हैं व्यापार की समस्या। व्यापार की क्या समस्या थी। तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग हुआ करती थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये बाजार फैलता गया, वैसे वैसे ही वो रेशम उत्पादन पर यहाँ पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित जो हजारीबाग है, इसके आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे, यानी कि 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। और इसके बाद इन कृमि कोषों का बर्धमान या गया भेज दिया जाता था और जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिया जो हुआ करते थे, उनको जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए थे। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये चटाई बुनती हुई एक हांजांग औरतों के लिए घरेलू काम तक ही सीमित नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चटाई बुनती हुई एक हांजांग औरत है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि औरतों के लिए
घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और अपने कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ ले जाकर काम करती। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने बच्चों को पीठ पे बांधा हुआ है और फिर ये चटाई बनाने का काम यहाँ पर कर रही है। अगर यहाँ पर ये चित्र देखेंगे तो ये बिहार के कोयला खनिक है, यानी कि कोयले की खदान में काम करने वाले ये यहाँ पर लोग दिखाए गए हैं। ये 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे, यानी कि 50% जो लोग थे उसमें आदिवासी ही हुआ करते थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी होता था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि 1920 के दशक में जो है यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मजदूर हर साल मारे जाते थे। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मृत्यु भी होती थी खदानों में काम करते करते। इसी के साथ अब बात करते हैं काम की तलाश की। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी, यानी कि जो काम की तलाश में घर से दूर जाते थे। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें घर वापस भी लौटने नहीं देते थे। तो इस तरह की यहाँ पर स्थिति हुआ करती थी। अब देखते हैं नज़दीक से देखने पर क्या दिखाई देता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों में महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था वर्ली विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह हुआ करता था। अब बात करेंगे यहाँ पर बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा ये पेपर में भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो बिरसा का जो जन्म है वो 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों को चराते, बांसुरी बजाते हुए और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम करने की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों यानी कि उनके मुखियाओं का विद्रोह, उनके जो सरदार थे, मुखिया थे, उनको विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। अब यहाँ पर बात करें बिरसा की आगे, तो बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा जो समुदाय है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से ये आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोनों के उनमें विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों
और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, यानी कि जो मुंडा शैली को नष्ट कर रहे थे उन्हें बाहर का मानते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें, और वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने ब्रादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो वैष्णव क्या होता है, जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग कहलाते हैं वैष्णव। तो यहाँ पर वे अपने खेतों में काम करें, एक जगह टिक कर काम करें, इस तरह की चीज़ें चाहते थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जितने उनके राजनीतिक उद्देश्य थे उससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी अंग्रेजों को बिरसा के आंदोलन के। तो अंग्रेज क्या थे, यहाँ पर इनके खिलाफ थे, तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों और हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो इनका मेन काम क्या था कि ये जो महाजन है, मिशनरी और हिंदू भूस्वामी है, सरकार, इन सबको बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में यहाँ पर मुंडा राज स्थापित करना इनका उद्देश्य था एक तरह से। अगर यहाँ बात की जाए, देखिए ये है लहू लुहान मेरे कंधे, ये मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। तो उनके कष्टों के बारे में देख लेते हैं, क्या कहते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात मुझे करते हैं परेशान, मुझे बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। तो ये अपनी एक हालत का जिक्र यहाँ पर किया गया है बिरसा मुंडा के एस सिंह बिरसा मुंडा एंड हिज के द्वारा। अब इनकी बात करें आगे, तो यह आंदोलन जो है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी जो है उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। जैसे जैसे आंदोलन फैलने लगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की यहाँ पर बिरसा को सज़ा सुनाई गई। फिर 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकू और यूरोपीय, दीकू मतलब जो बाहरी लोग थे, यूरोपीय, इनको तबाह कर दें। तो ऐसा कहना था किसका, बिरसा मुंडा का। और इन्होंने कहा बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। और सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। तो सफ़ेद झंडा किसका, सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक होता था, सफ़ेद झंडा, वाइट फ्लैग। फिर सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। तो बिरसा की मृत्यु हो जाती है और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। और उन्होंने अपने इस खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी चीज़ में तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।